आधुनिक भारत के इतिहास में किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया है, साम्राज्य की विस्तारीकरण की क्या क्या नीतियां थी, उन नीतियों में हम लोग आज दो मुख्य नीतियां हैं जिसके बारे में मैंने बोर्ड पर लिखा है। पहली जो नीति है वह है पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि की नीति है, और दूसरी है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को मुख्यतः लॉर्ड वेलेस्ली के दिमाग की उपज कही जाती है और ये जो पॉलिसी है ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे लागू किया था भारत में। आप देखें इसको कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज में कई क्वेश्चंस इससे विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो जेपीएससी झारखंड की हो या बीपीएससी बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस में तो इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग हर एक प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं पीटी में। मेंस के दृष्टिकोण से बात करें तो जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में आपको इन दो नीतियों के बारे में पढ़ना है। संभावना है कि इस बार मेंस में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त रखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला सहायक संधि के बारे में। ओवरऑल एक व्यू होना चाहिए आपके पास कि सहायक संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं इसको, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। सहायक संधि में आपको पहले पढ़ना है कि आप इससे क्या समझते हैं, सहायक संधि क्या था। दूसरा है कि सहायक संधि क्यों लागू किया गया, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे जिसने सहायक संधि को लागू करने में सहायता किया। इसके अलावा सहायक संधि के कई रूप हैं, कई स्टेज हैं, उन चारों रूपों को हम लोग पढ़ेंगे, चार मुख्य अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट, सहायक संधि की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ अपनी फीचर्स थे, कुछ अपने अवयव थे, वो देखेंगे पॉइंट वाइज करके। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय देशी रियासत कौन कौन इसके परिधि में आ गए, चाहे वो हैदराबाद हो, पेशवा हो, सिंधिया हो, भोसले हो, हम लोग उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे मैप मानचित्र के साथ। अगला इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, वह है इसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। क्या प्रभाव पड़ा इसका, क्या कंपनी को इससे लाभ हुआ, क्या देशी रियासतों को इससे नुकसान हुआ, वो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब है कि क्या था, क्या समझते हैं आप सहायक संधि से। तो सहायक संधि एक ऐसा जरिया था, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीय देशी रियासतों पर स्नेह कब्जा करना चाहते थे। वे उन्हें मजबूर कर रहे थे कि वह इस संधि को अपनाए, माने। उसके बदले में वे उन राज्यों से धन की प्राप्ति कर रहे थे, और अगर धन ना दे सका तो अपना प्रदेश दे दो। तो इस साम्राज्य के विस्तार की दिशा में बढ़ते कदम थे। तो ये इसकी परिभाषा मैंने लिखा है बोर्ड पर। अगला है कि इसकी क्या पृष्ठभूमि। तो सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो माना जाता है, कौन था, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर भाई साहब का पुत्र। अब आप सोचिए कि डायरेक्टर का पुत्र है डुप्ले, तो वो भारत में भेजा गया और भारत में चंद्रनगर और पौंडीचेरी का वो गवर्नर बना। डुप्ले ने ही 1740 के दशक में दक्षिण भारत के जो देशी रियासत थे उन्हें सैन्य सहायता प्रदान की और उसके बदले में उससे धन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से सहायक संधि की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति, उसकी अवधारणा को स्थापित करने वाला व्यक्ति है, वह कौन था, डुप्ले। डुप्ले की इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया ब्रिटिश गवर्नर ने, उसमें से लॉर्ड क्लाइव काफी फेमस हुआ। लॉर्ड क्लाइव ने 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित किया तीन समूह को, जो ग्रुप था तीन लोगों का, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को पराजित किया और उन्हें मजबूर किया इलाहाबाद की संधि करने के लिए। इलाहाबाद की संधि एक माइलस्टोन है, एक टर्निंग पॉइंट है मॉडर्न इतिहास में, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। दो इलाहाबाद की संधि हुई, 12 अगस्त 1765 को पहली इलाहाबाद की संधि, 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि। ये वाला बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, जो पीटी बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उसको
ध्यान देंगे। तो लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि अर्थात सहायक संधि के तहत अवध के नवाब को मजबूर किया कि वह क्लाइव से अंग्रेजों से सेना हायर करे, सेना ले और उसके बदले में उसे धन दे। साथ ही साथ अवध की राजधानी लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश अधिकारी को अपॉइंट करने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड क्लाइव के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भाई साहब आते हैं। अब लॉर्ड वेलेस्ली का तो खैर कहना ही नहीं है, सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली को ही मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्यों लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। लॉर्ड वेलेस्ली 37 वर्षीय लॉर्ड वेलेस्ली भारत में लगभग 7 वर्षों तक बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से लेकर 1805 तक वह रहा। वो जब भारत आया तो उसने स्पष्ट कर दिया था कि मेरी जो नीति है वो कोई शांति की, कोई निरपेक्ष की नीति नहीं है। मैं यहाँ युद्ध और केवल युद्ध करने आया हूँ, मैं साम्राज्य का विस्तार करूंगा। उसके लिए उसने सहायक संधि को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसके लागू करने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजह है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। ये 2 कारणों से उसने सहायक संधि को लागू किया है। अब आंतरिक क्या वजह है वो हम लोग देखते हैं। कैसे देशी रियासतों को कंपनी के एक पूरे फ्रेम के अंदर लाया जाए और किस प्रकार से देशी रियासतों को निर्भर बनाया जाए कंपनी पर और उनसे धन की प्राप्ति हो, चाहे उस धन का फिर उपयोग कंपनी अपने हितों में, इंग्लैंड के हितों में, एक बाजार के रूप में भारतीय देशी रियासत को चाहता था। इन उद्देश्यों से उसने इसे लागू किया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, इसको ध्यान देंगे। दूसरा जो वजह है वह है यूरोपियों का आगमन, फ्रांसीसियों का भय। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पांव पसार चुकी थी। मॉरिशस में फ्रांसीसियों का उपनिवेश बन गया था। नेपोलियन का भय लगातार अंग्रेजों को भयभीत कर रहा था, सता रहा था। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि जिस प्रकार 1776 में अमेरिकी उपनिवेश उसके हाथों से निकल गया है, वैसे ही कहीं भारतीय उपनिवेश भी उसके हाथों से ना निकल जाए। इसी भय से भी संभवतः सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉन्च किया, आगे बढ़ाया ये चीजें, क्योंकि देखा गया कि लॉर्ड हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से लगभग 14,000 सैनिक बना लिए थे। टीपू सुल्तान, मैसूर का सुल्तान राजा, उसने नेपोलियन के साथ पत्राचार भी किया, मॉरिशस में अपना एक राजदूत भी भेजा। इन सभी उस चीज़ों से काफ़ी भयभीत हो गए। रंजीत सिंह उत्तर भारत में भी फ्रांसीसियों के नज़दीक आ गया, उनके कमांडर से संपर्क में था। इन सभी चीज़ों से भयभीत हो गया लॉर्ड वेलेस्ली संभवतः, इसलिए उसने सहायक संधि किया, लागू किया। क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया। अब सहायक संधि की कई अवस्थाएं, कई स्टेज हैं। 4 मैंने रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास किया है, आपको मन लगेगा, बड़ा एंजॉय कीजिएगा। पहली अवस्था जो है ये है कि कंपनी काफी दूर है अभी देशी रियासत से। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है। आईपीएस क्या है? आईपीएस यहाँ है इंडियन प्रिंसले स्टेट, भारतीय देशी रियासत, देशी राज्य। ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैंने आईपीएस लिखा है। तो ये कोई भारतीय देशी राज्य है और ये कंपनी की सेना है। कंपनी अपनी सेना उसको दे रही है, मतलब ये उसको हायर कर रहा है और बदले में धन दे रहा है। तो कंपनी की सेना यहाँ है, सेना मांगा गया तो भेजा गया, बदले में धन मिला। तो ये पहला है पॉइंट है, ये धन के लिए, किराए पर सेना, निश्चित धनराशि की प्राप्ति। सेकेंड स्टेज क्या है कि कंपनी की जो सेना है वो सेना थोड़ा अब आगे आकर रह रही है, किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रही है। ये क्षेत्र विशेष जो है वो अब किसका है? कंपनी का। कंपनी कह रही है कि अब इस हमारे क्षेत्र विशेष में कौन रह रही है? तो हमारी सेना रह रही है, हम आपको सहायता करेंगे, सैन्य सहायता, बदले में आप निश्चित धन दीजिएगा। थर्ड स्टेज जो है वो अब कंपनी कह रही है कि भाई देशी रियासत महोदय, आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अब हमारी सेना रह रही, उस क्षेत्र में हमारी सेना रहेगी और उसका धन का जो व्यय होगा वो आप करेंगे। ठीक है, बट वो क्षेत्र आपका होगा। चौथी स्टेज क्या है कि आपके क्षेत्र सीमाओं के भीतर हमारी सेना रह रही है और जो प्रदेश आपने दिया है सैनिकों को रहने के लिए,
अब इस प्रदेश, इस क्षेत्र पर भी मेरा ही अधिकार होगा। लीजिए, अब एक प्रदेश उसके, एक क्षेत्र उसके अंडर में आ गया। ठीक है, तो धन नहीं चाहिए, आपका क्षेत्राधिकार प्रदेश चाहिए जहां मेरी सेनाधरी है। तो चीजों को समझिए कैसे, स्टेप 1 स्टेप 2 धीरे धीरे किस तरह से सहायक संधि का स्वरूप बदलते गया है। ये 1768 में निजाम के साथ ये संधि किया गया था। ठीक है, और ये 1800 में निजाम को फिर बाद में मजबूर किया गया चौथा। अब सहायक संधि की कुछ अपनी प्रतिबंध थे जो देशी रियासतों को मना करता है कि ये ना करें, और कुछ शर्तें थी जिसके तहत ये है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या है। पहला है, देशी रियासतों की जो वैदेशिक शक्ति पावर थी, जो फॉरेन एक्सटर्नल पावर्स से वो सीज कर लिए गए, छीन लिए गए। अब कोई भी देशी रियासत अपने वैदेशिक मामले पर निर्णय नहीं ले सकता। बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई। देशी रियासत किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकता था, अपना कोई राजदूत वहां नहीं भेज सकता था, ना वहां का कोई राजदूत इनके दरबार में आ सकता था बिना अंग्रेजों के परमिशन के। बड़ा चेंजिंग। अब राज्यों को कंपनी बिना अनुमति के अपनी सेवा में, अब कोई यूरोपीय सेना, यूरोपीय व्यक्ति दरबार में देशी रियासत के नहीं आ सकता था बिना परमिशन के। राज्यों को कई बार अपने प्रदेश अपना देना पड़ गया। कई देशी रियासतों को अपना प्रदेश देना पड़ गया अंग्रेजों को। तो एक प्रदेश उसके हाथ से निकलकर चला गया। उस प्रदेश को कहा गया पूर्ण प्रभु सत्तायुक्त प्रदेश, टेरिटरी ऑफ फुल सॉवरेनिटी, पूरी तरह उसके अंडर में चला गया। यह है साम्राज्य के विस्तारीकरण का पहला कदम। राज्यों को, देशी रियासतों को अपनी राजधानियों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखना पड़ता था, जो इंडियन कोर्ट में, मतलब देशी रियासतों के दरबार में रहते थे। बहुत बड़ा चीज है ना, दरबार में कोई भी घटनाएं हो रही है, उसका इंफॉर्मेशन फटाफट वो दे रहा है जाकर अपने आका को। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी कमिटमेंट कर रही है कि देशी रियासत, अगर आपको कोई बाहरी आक्रमण होगा आपके विरुद्ध तो मैं बचाऊंगा, अगर आपके राज्य में कोई विद्रोह हो रहा है तो हमारी सेना आपकी सुरक्षा के लिए, ये एक कमिटमेंट कर रही है देशी रियासत के साथ कंपनी। और कंपनी ये भी कह रही है कि आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर आपका है, आप निपटिए उससे, ये कह रही है। बाद में ऐसा हुआ नहीं। तो ये कुछ सहायक संधि के कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब है कि इस सहायक संधि की नीति कौन कौन देशी रियासत अंडर में आया है वो जरा ध्यान से देखें। इससे कई पीटी में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। शॉर्टकट है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसको आप देख लें। हम टीएपी टैप नल भैंसी, हम नल खोल के भैंस को दोहरा रहे हैं, खैर जो भी हो। पहला है हा से हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम, वो पहला राज्य था हैदराबाद, वह पहला शासक था निजाम जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1798 में सबसे पहले इसने सहायक संधि को स्वीकार किया। पुनः 1800 में एक और सहायक संधि करने को मजबूर किया गया वेलेस्ली ने, और उसके प्रदेश को ले लिया। दूसरा है मैसूर। ठीक है, तो मैसूर ने भी सहायक संधि किया। हम लोग जानते हैं मैसूर में पहले हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान, इन दोनों ने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध किए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के पुराने वंश, याद कीजिए आप, वाडियार वंश को फिर से पुनः स्थापित कर दिया और वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को शासक बनाया। अब 2 वर्ष का बच्चा क्या शासक करेगा, तो एक प्रकार से उसकी कठपुतली बनकर रह गया। ठीक है, तो मैसूर हो गया है। फिर है तंजौर ने 1799 में सहायक संधि किया। पुनः अवध, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं, अवध ने 1801 में वहां के नवाब ने सहायक संधि किया। लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ गया। फिर 3 हम लोग जानते हैं मराठा संघ। मराठा संघ में कितनी शक्तियां हैं, कितने पावर थे, 5। पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़। तो पेशवा ने, उसने मराठा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी अंग्रेजों के लिए। 2 ही चीज इंपॉर्टेंट थी उस समय,
मुगल साम्राज्य को समाप्त कर देना और मराठा शक्ति को छीन भिन कर देना। ये तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक संधि किया, बसीन की संधि, और इस संधि के तहत वो सहायक संधि कर लिया और अपना सब कुछ दे दिया। इट मीन्स पुणे में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगा और ब्रिटिश सेना उसके साम्राज्य के भीतर रहने लगी। कहा जाता है कि रक्षा के मूल्य पर स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया पेशवाओं ने, मराठा ने। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पी से क्या है? पेशवा। पेशवा के बाद कौन? भोसले। भोसले ने फिर 1803 में एक संधि किया, देवगांव की संधि, और बालाशोर, इट मीन्स उड़ीसा का बालाशोर से लेकर कटक का एरिया और वर्धा नदी के पश्चिम का एरिया दे दिया अंग्रेजों को। भोसले के बाद कौन आ रहा है? सिंधिया। 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि, और 1804 में सहायक संधि हुआ। सिंधिया ने ऑलमोस्ट गंगा द्वाब क्षेत्र का जो प्रदेश था वो दे दिया। राजपूताना प्रदेश, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर दे दिया। बड़ा चेंजिंग आया है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखें। 1805 में जब वेलेस्ली भारत से जाने लगा तो उस समय तक लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में भारत का कौन कौन क्षेत्राधिकार था वो मैंने रेखांकित करके बोर्ड में लिखा है, और जो सर्कल बनाया है उसके साथ उसकी सहायक संधि हुई। जब आप मेंस अगर लिख रहे हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप मैप अवश्य बनाएं, इससे आपको नंबर बढ़ेंगे। क्या सहायक संधि से कंपनी को लाभ हुआ या नुकसान हुआ? डेफिनेटली लाभ हुआ। कंपनी को इससे काफी लाभ हुए हैं, वो हम देखते हैं। एक तो कंपनी सर्वशक्ति के रूप में स्थापित हो गई, ठीक है। कंपनी ने देशी रियासतों को ऑलमोस्ट निशस्त्र कर दिया, देशी रियासत को अलग अलग कर दिया। अब देशी रियासत एक गुट नहीं बना सकते, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह नहीं होगा, अलग कर दिया। भारतीय राज्यों, और एक बड़ा आश्चर्य की बात देखिए, पैसा किससे ले रहा है? भारतीय राज्यों से ले रहा है। खर्च कहाँ कर रहा है? अपनी सेना पर कर रहा है और मजबूत कर रहा है उसको। फिर उस सेना का उपयोग क्या कर रहा है? वापस भारतीय साम्राज्य को जीतने में कर रहा है। कमाल है, मतलब ये रोटेट कर रहा है, धन ले रहा है यहाँ से और फिर खर्च कर रहा है सेना पर, और फिर भारतीय प्रांतों को ही जीत रहा है, एक साइकिल बना रहा है। एक भी पैसा नहीं खर्च कर रहा है और यहीं के धन से यहीं के राजा को हरा रहा है। भाई कमाल है ना? बहुत तो विडंबना वाली बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिए उसको। कंपनी भारतीय राज्यों के मामले में अब मीडिएटर के रूप में काम कर रही है। आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते देशी रियासत, भाई साहब लोग मेरे थ्रू बात कीजिएगा, मैं जो कहूंगा वही करेंगे, ठीक है। तो एक मीडिएटर के रूप में काम कर रही है। कंपनी को वह प्रदेश मिलने लगा, पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त एक प्रदेश प्राप्त होने लगा, धन की प्राप्ति हो रही है, वो तो है ही। एक बाजार के रूप में भी देशी रियासत बना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार ढूंढा जा रहा था, मार्केट ढूंढा जा रहा था ताकि वहां के प्रोडक्ट को बेचा जा सके। देशी रियासत को संधि करने के बाद मजबूर किया गया, वहां के प्रोडक्ट अब उन देशी रियासतों के बाजार में लॉन्च किया गया, तो एक बड़ा बाजार बना। तो सहायक संधि भारतीय देशी रियासत, भारतीय प्रदेश को एक बाजार के रूप में बनाने में एक सहायक सिद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा उसको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रांसीसियों और यूरोपियों के प्रभाव से अब कंपनी मुक्त हो गई। जो बाहर से फ्रांसीसी आने का भय था उसे कट कर दिया, क्योंकि अब जो देशी रियासत थे वो किसके अंडर में है? वो देशी रियासत अब इनके अंडर में, तो बाहर से कोई आएगा नहीं। और जो यूरोपीय, जो फ्रांसीसी पहले से देशी रियासत के दरबार में रह रहे हैं, उन्हें किक आउट करो। तो देशी या तो विदेशी प्रभाव को दोनों तरह से कट कर दिया इस संधि ने, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कंपनी को क्या क्या लाभ है, आप इसको देख लें। देशी रियासतों को क्या इससे हानि हुई? हानि ही हानि हुई, लाभ क्या होने वाला था? हानि ही हानि हुई। पहला है कि एक तो उसे डिसआर्म कर दिया गया, निशस्त्र कर दिया गया ऑलमोस्ट। सेना जब वो दे रहा है तो हमारी सेना किस काम की? निर्भरता बढ़ गई कंपनी पर निर्भरता बढ़ गई तो ये भी लोग रिलैक्स हो गए। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जनता के प्रति, जो उत्तरदायित्व की भावना थी, वो कमजोर पड़ गई। जनता के लिए जो काम करते थे लोग कल्याणकारी काम, अब वो नहीं करने लगे।
ठीक है, क्योंकि उन्हें अब धन देना पड़ता था और धन इतना ज़्यादा था कि वो कई बार तो कई देशी रियासतों के कुल आय का 1/3 भाग उन्हें धन के रूप में देना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट देशी रियासत दिवालिया के कगार पर पहुंच गए थे, दिवालिया के कगार पर वो लोग पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट ये चीजें हो गई थी। देशी रियासतों के अर्थव्यवस्था में भी काफी गिरावट आया, मुख्य रूप से हस्तशिल्प उद्योग। देशी रियासत के शासक हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षक हुआ करते थे, बट शासक ही खुद कमजोर पड़ गए तो क्या संरक्षक करेंगे, ठीक है। तो देशी रियासतों हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, ठीक है। पहला, देशी रियासतों की वैदेशिक शक्ति चली गई। दूसरा, इकोनॉमिक लॉस हुआ। तीसरा, पॉलिटिकल लॉस हुआ, मिलिट्री लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप जरूर देखिए, आपको मन लगेगा। अब कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मैंने लिखा है, आप इसे देख लें, इन क्वेश्चंस को कोशिश करें प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो एक मॉडल क्वेश्चंस के रूप में मैंने दिखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी सहायक संधि को पढ़ा। आप उससे क्या समझते हैं, सबसे पहले किसने लाया, फिर किसने लाया, फिर उसको किसने लॉन्च किया और पूरा विहंगम रूप दिया, उसकी क्या क्या ड्रॉ पॉइंट्स है, नकारात्मक बिंदुएं हैं, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है उसका, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, कितनी 4 अवस्थाएं हैं, पहले दूर है, फिर और नजदीक गया, फिर उसके अंदर घुस गया, फिर तो उसका प्रदेशी ले लिया। तो 4 स्टेजेस हैं। मैप से मैंने बताया कौन कौन सहायक संधि करने वाला देशी रियासत था, कब कब किया, कौन कौन संधि। तो कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे निकल कर सामने आ रहे हैं और एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्सेप्चुअल, एक बढ़िया आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया होगा, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, भरपूर नंबर आएगा। पूरा एंजॉय कीजिए। सहायक संधि आपने एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सब समझना है। सिंपल फंडा, देखो और सीखो। ओके, थैंक यू।